तो फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है। उसकी उम्र 10-12 साल थी। उसके सिर पर सींग थे और उसके पास पंख भी थे। उसका नाम मेलिफिसेंट था। वो एक प्यारी परी थी। वो एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने अब तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। यह खूबसूरत जंगल उसके लिए सब कुछ था। आप यह भी सोच सकते हैं कि उसने अब तक इंसानों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने जंगल में खुश थी। जंगल में इंसानों के अलावा सभी जीव जंतु थे। वहाँ कई अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। वह एक छोटे लड़के को देखती है। वह उसकी उम्र का था, तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह छोटा लड़का मेलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास के एक राज्य में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा और मैंने इसे उठाया। मेलिफिसेंट वो हीरा उससे वापस ले लेती है। वह कहती है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर से इसी जंगल में आया तो क्या मैं यहाँ खेल सकूंगा? फिर मेलिफिसेंट कहती है कि यह एक जादुई जंगल है और तुम्हारे लिए यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। इसके साथ वो हाथ मिलाते हैं। फिर मेलिफिसेंट को एक करंट का एहसास होता है। पूरे वक्त में उसे उस लड़के की लोहे की अंगूठी से निकलती करंट का एहसास होता है। वो बताती है कि लोहे से परियों को जलन होती है, इसलिए इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी रियासत में लौटता है, लेकिन वो रियासत जहाँ से वो आया है वो जंगल पर कब्जा करना चाहती है। उसके माता पिता भी जीवित नहीं थे। मेलिफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो विरोधी रियासत से हैं। वो दोनों साथ में खेलते रहे और कई साल ऐसे ही बीत गए। वो लड़का वहाँ आता था और मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब वो बड़े हो गए थे। दोनों की उम्र 16 साल थी और उन्हें एक दूसरे पसंद आने लगा था। मेलिफिसेंट सोचती थी कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। उसे ये नहीं पता था कि उनमें लालच भी होता है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए और वो लड़का अभी भी यहाँ है। उसे उस लड़के के बारे में एक और बात याद आई। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने राज्य पर कब्जा कर लूंगा। वहाँ एक किला है, मैं उसे भी ले लूंगी। इसका मतलब है कि मेलिफिसेंट को नहीं पता था कि लड़का पैसे का लालची है। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। उसने देखा कि एक दूसरे राज्य का राजा वहाँ बहुत सारी सेना और घोड़ों के साथ अपने जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी थी। वह अपने जंगल की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती थी। वह खड़ी हो गई। वह अब और भी ताकतवर हो गई थी। वह राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, और साथ ही वह अपनी सेना को आदेश देता है कि मैं उसकी लाश चाहता हूँ। अब राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जंगल में बैठी अजीबोगरीब जीव उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना बुरी तरह जख्मी हो गई। सभी इंसान वहाँ से डर के मारे भागते हैं, क्योंकि यह जादुई जंगल है और हम इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। राजा अपने राज्य लौट जाता है। राजा बूढ़ा और बहुत कमजोर था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया। वो कहता है कि आप सबको पता है कि उस जंगल में बहुत खजाना है, और मैं शुरुआत से ही आपसे कह रहा हूँ कि हमें उस जंगल पर कब्जा करना है, पर मेरी हालत की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। फिर उनमें से एक लड़का आगे आता है। वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा। सुनकर तुम चौंक जाओगे कि वो लड़का कौन था। वो स्टेफन था, मतलब वो छोटा लड़का जो मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब हम देखते हैं कि स्टेफन बाकी लोगों के पास जाकर मेलिफिसेंट से मिलने जाता है। कई सालों बाद वो वहाँ जाता है और मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कई सालों तक कहाँ थे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती की कोई परवाह नहीं? वो कहता है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं व्यस्त था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। अभी भी मैं यहाँ आकर तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद वे बात करने लगते हैं। मेलिफिसेंट कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इंसान कितने खराब हो सकते हैं। वो उस पर विश्वास करती है। दूसरी तरफ स्टीफन एक लालची इंसान था। वो उसे पानी में से ड्रग्स पीने के लिए मजबूर करता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने वाला था, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर अगले सुबह जब मेलिफिसेंट जागती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पंख नहीं है, उसके जख्म थे। इसे देखकर मेलिफिसेंट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वो चिल्लाने और रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पंख उसके पास नहीं थे। अब वो पंखों वाली राजकुमारी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन राजा के पास आता है मेलिफिसेंट के पंख लेकर। वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। राजा उससे खुश हो जाता है। उसके पंख लेते समय वो उसे उस राज्य का राजा बना देता है। यहाँ स्टीफन का सपना भी पूरा होता है, उस लालची आदमी का सपना। दूसरी तरफ हमें जंगल में मेलिफिसेंट दिखाई देती है। वह दुखी थी क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती। वह जंगल से चलते हुए कहीं जा रही थी। उसे दिखता है कि एक शिकारी एक कौवा मारने वाला है। वह ये सब सहन नहीं कर सकती। वह तुरंत उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा, जो अब इंसान बन चुका है, उसके पास आता है। वो कहता है, धन्यवाद, लेकिन तुमने ये क्यों किया? फिर मेलिफिसेंट जवाब देती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सहानुभूति है। वो कौवा कहता है कि अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वो कौवा इंसान बनकर बहुत खुश था। मेलिफिसेंट भी इस पर राजी है। वो उसे डियावाल नाम देती है।
दियावाल उसके लिए जानकारी लाता है। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसके पंख काट दिए। वो इंसानों से नफरत करने लगती है, उसका इंसानों पर से भरोसा उठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली है। अब उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। वहाँ बहुत जश्न मनाए जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि दूर से कौन वहाँ आ रहा था। मौका मिलने पर मेलेफिसेंट भी वहाँ चली जाती है। वो उस छोटे बच्चे के लिए शुभकामनाएं देने लगती है। वो उस छोटे बच्चे से कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब एक सुई तुम्हारे हाथ में चुभेगी, इसके बाद तुम मर जाओगी। फिर स्टीफन उससे दरख्वास्त करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी से मेरा बदला क्यों ले रही हो। फिर मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ सहानुभूति थी। वह स्टीफन से कहती है कि एक समाधान है, अगर आपकी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बच सकती है। यह सुनकर स्टीफन चिंतित हो जाता है। वह 3 छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ। जब तक वह 16 साल की न हो जाए उसे वापस मत लाना, नहीं तो उस पर दिया गया श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपने जादू से जंगल की सीमाओं को घेर लिया था। कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर हम राजकुमारी को देखते हैं जो स्टीफन की बेटी है और उसका नाम ऑनरोरा है। तीनों परियां उसे दूर ले जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को अब भी पता होता है कि वह कहाँ रह रही है। वह ऑनरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह नन्ही बच्ची यानी राजकुमारी ऑनरोरा मुस्कुराने लगती है। अब मेलेफिसेंट का दिल उसके लिए पिघलने लगता है क्योंकि मेलेफिसेंट वास्तव में एक अच्छी परी थी। वह कोई निर्दयी औरत नहीं थी। तीनों परियां जो ऑनरोरा की देखभाल कर रही थीं, बहुत लापरवाह थीं, इसलिए मेलेफिसेंट ही अक्सर ऑनरोरा की जान बचाती थी। कभी वह पहाड़ से गिरने लगती तो कभी किसी पेड़ से। समय के साथ राजकुमारी ऑनरोरा बड़ी होती जाती है। अब वह 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसके श्राप के पूरा होने में केवल 1 साल बचा था। अब परियां उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाती हैं जो चारों ओर से ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। वह जगह एक सीमा के अंदर थी। राजकुमारी ऑनरोरा ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, ठीक वैसे ही जैसे मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए उसके मन में यह जिज्ञासा थी कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन वह वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है और चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई वहाँ मौजूद है। वह कहती है, अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तभी मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर राजकुमारी ऑनरोरा चौंक जाती है और खुशी से कहती है, आप वही हैं जिन्होंने मेरे बचपन से मेरी देखभाल की है। आप पहले मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप मेरी गॉड मदर हैं। मैं आपको पहचानती हूँ और वह कौवा जो आपके साथ है, मुझे वह भी बहुत पसंद है। मेलेफिसेंट को यह सुनकर हैरानी होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑनरोरा ऐसा कहेगी, लेकिन अंदर से उसे भी खुशी महसूस होती है। जैसा कि पहले बताया गया था, मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। अब उसने ऑनरोरा से सच्चा लगाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह श्राप पूरा हो जो उसने खुद दिया था। धीरे धीरे मेलेफिसेंट और राजकुमारी ऑनरोरा के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। वे एक साथ समय बिताने लगती हैं, हंसती बोलती हैं और एक माँ बेटी की तरह रहती हैं। लेकिन एक रात जब राजकुमारी ऑनरोरा सो रही होती है, मेलेफिसेंट उसके श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने सालों पुराना श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, खासकर जब उसका पूरा होने का समय करीब आ चुका हो। यह सोचकर मेलेफिसेंट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ऑनरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक था। वह प्रार्थना करती है कि जल्द ही ऑनरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि यह श्राप टूट सके। सुबह राजकुमारी ऑनरोरा और मेलेफिसेंट जंगल में टहलते हुए बातें कर रही होती हैं। ऑनरोरा उत्सुकता से पूछती है, मेलेफिसेंट, तुम्हारे पंख कहाँ हैं? सभी परियों के पंख होते हैं। मेलेफिसेंट उदास होकर जवाब देती है, मेरे भी पंख थे, लेकिन एक इंसान ने मुझसे छीन लिए। मैं अपने पंखों के साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में ऊंचा उड़ती थी। मुझे अपने पंखों की बहुत याद आती है। यह कहते हुए मेलेफिसेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर ऑनरोरा उसे चुप कराती है और मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है। मैं राजा से अनुमति लेकर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि यह तब तक संभव नहीं जब तक उसे उसका सच्चा प्रेम नहीं मिलता, और यह एक दिन में नहीं हो सकता था। राजकुमारी ऑनरोरा अपने घर लौट रही थी। तभी उसने रास्ते में एक लड़के को देखा। वह सुंदर था और उसी की उम्र का था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उन्हें एक दूसरे की पसंद आ गई। खैर, इसके बाद राजकुमारी ऑनरोरा वहाँ से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने तीनों परियों से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वह उन्हें बता रही थी कि वह इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। परियों को लगा कि शायद उसे यह सच पता चल गया है कि उसके माता पिता अब भी जीवित हैं और वह अपने राज्य जाना चाहती है। उसके जन्मदिन के बाद तीनों परियां उसे सच्चाई बताती हैं। वे कहती हैं कि एक दुष्ट परी है जो उसे मारना चाहती
चाहती है और वह कोई और नहीं बल्कि मालेफिसेंट है। यह सुनकर राजकुमारी ऑरोरा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। वह बहुत दुखी हो जाती है और सीधा मालेफिसेंट के पास जाती है। क्या यह सच है जो मैंने सुना? उसने मालेफिसेंट से पूछा। मालेफिसेंट ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे पिता के कारण किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मालेफिसेंट ने कहा। लेकिन राजकुमारी ऑरोरा बहुत उदास थी और उसे वहाँ से जाना पड़ा। वह दौड़ती हुई अपने राज्य की ओर चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने अपने पिता राजा स्टीफन को गले लगा लिया। उसने कहा, पिता मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। राजा स्टीफन को जब सच पता चला तो वह गुस्से से भर गए। उन्होंने उन तीनों परियों से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ऑरोरा को उसकी 16वीं जन्मदिन के एक दिन बाद यहाँ लाना। फिर जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम उसे पहले क्यों ले आई, जब श्राप पूरा होने वाला था? राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि राजकुमारी को वापस ले जाओ और उन्होंने ऑरोरा को एक कमरे में बंद करवा दिया। वहाँ कोई सामान नहीं रखा गया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन राजा श्राप को रोक नहीं सका। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा की 16वीं वर्षगांठ आई, श्राप के प्रभाव से वह अपने आप उस जगह की ओर बढ़ने लगी जहाँ कतई मशीन स्पिनिंग व्हील रखी हुई थी। उस पर तेज सुइयां लगी थी। श्राप के कारण ऑरोरा ने उस सुई को छू लिया और बेहोश होकर गहरी नींद में चली गई। राजा स्टीफन बहुत परेशान हो गए क्योंकि अब उनकी बेटी हमेशा के लिए सो चुकी थी और वह कभी नहीं जागेगी। मालेफिसेंट का दिल भी इस स्थिति से भारी हो गया। वह भी दुखी थी। मालेफिसेंट ने उसी लड़के को बुलाया जिससे राजकुमारी ऑरोरा की रास्ते में मुलाकात हुई थी। उसे लगा कि शायद वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद अगर वह लड़का ऑरोरा से मिले तो वह जाग सकती है। मालेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ गई जहाँ राजकुमारी ऑरोरा गहरी नींद में सोई हुई थी। इस बीच वहाँ एक परी भी मौजूद थी जो ऑरोरा का ख्याल रख रही थी। उसने राजा स्टीफन से कहा, आप राजकुमारी ऑरोरा के पिता हैं, उसके माथे पर एक चुंबन दें, शायद वह जाग जाए। शायद आप ही उसके सच्चे प्रेम हैं। लेकिन राजा स्टीफन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। मैंने मालेफिसेंट को धोखा दिया था और यही सब कुछ होने का कारण है। अब जब मालेफिसेंट उस लड़के को लेकर आई और वह ऑरोरा के पास गया तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑरोरा नहीं जागी। मालेफिसेंट को समझ आ गया कि वह लड़का ऑरोरा का सच्चा प्रेम नहीं था। यह देखकर मालेफिसेंट की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम्हारी मुस्कान को कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए मालेफिसेंट ने प्यार से ऑरोरा के माथे को चूमा। फिर वह वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, रुको गॉड मदर। वह आवाज राजकुमारी ऑरोरा की थी। हाँ, ऑरोरा का सच्चा प्रेम मालेफिसेंट थी क्योंकि वही थी जिसने उसे दिल से चाहा था। राजकुमारी ऑरोरा ने मालेफिसेंट से कहा, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। मालेफिसेंट उसे लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी राजा स्टीफन की सेना ने उन दोनों पर एक जाल फेंक दिया। ये लोहे का जाल था जो परियों को जला सकता था। मालेफिसेंट बेबस हो गई। लेकिन तभी उसने अपने कौए को एक ड्रैगन में बदल दिया। वह कौआ जो अब एक भयानक ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से आग उगलने लगा। उसने वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को जला दिया। अब मालेफिसेंट आजाद थी। लेकिन तभी राजा स्टीफन अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वहाँ आ गया। उसने लोहे की एक मजबूत ढाल पहन रखी थी ताकि हमेशा के लिए मालेफिसेंट को मार सके। दूसरी ओर राजकुमारी ऑरोरा ने देखा कि मालेफिसेंट के पंख वहीं पास में थे। वे हिल रहे थे जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि उनकी मालिक पास ही है। ऑरोरा ने उन पंखों को आजाद कर दिया। वे उड़कर सीधे मालेफिसेंट से जा मिले और उससे जुड़ गए। अब मालेफिसेंट फिर से पहले जैसी शक्तिशाली बन गई थी। उसने राजा स्टीफन को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ऊंचाई पर उड़ा ले गई। लेकिन उसने उसे इमारत से नीचे नहीं फेंका। राजा स्टीफन मालेफिसेंट पर हमला करने ही वाला था। इस कारण वे दोनों किले महल से गिरने ही वाले थे। स्टीफन ने मालेफिसेंट के पंख कसकर पकड़ लिए ताकि वह उड़ न सके। लेकिन जैसे ही वे जमीन की ओर गिरने लगे, मालेफिसेंट ने अपने पंख खोल दिए और ऊंचाई में उड़ गई। इससे स्टीफन नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। लालच से भरा वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ ठीक हो गया। अगली सुबह मालेफिसेंट ने वे सारी सीमाएं हटा दी जो उसने जंगल के चारों ओर बनाई थी। फिर से फूल खिलने लगे। हर ओर हरियाली लौट आई। इसके बाद मालेफिसेंट ने राजकुमारी ऑरोरा से कहा, अब तुम इस जंगल की रानी हो। अब राज्य और जंगल एक हो गए थे और सभी खुशी से रहने लगे। यही मालेफिसेंट पार्ट 1 खत्म होता है। फिल्म शुरू होते ही कुछ लोग उस जादुई जंगल में घुसते हैं जहाँ मालेफिसेंट रहती है। वे वहाँ से कुछ जादुई जीवों को चुराने आए थे। इसी दौरान मालेफिसेंट वहाँ पहुँच जाती है। वह उनमें से 2 चोरों को पकड़ लेती है। लेकिन तीसरा चोर भाग जाता है और एक जादुई जीव को लेकर दूर जंगल में छिप जाता है। जंगल में चमकते हुए फूल थे। वह आदमी जिसने जादुई जीव को चुराया था भागता हुआ राज्य की ओर गया। वहाँ पहुंचकर उसने एक दरवाजा खोला। हमें एक छेद से एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। जिस आदमी ने जीव को चुराया था वह उसे दूसरे आदमी को सौंप देता है। उस आदमी के कपड़ों पर भी एक चमकता हुआ फूल लगा था। उसने वह फूल लिया और बदले में उन्हें पैसे दिए। अब हमें दिखाया जाता है कि उस राज्य के लोग अब भी दिल से मालेफिसेंट को पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि उसने हमारी राजकुमारी को चुरा लिया था और वह हमेशा ऑरोरा को मारना चाहती थी। जंगल की रानी और नई मुसीबत।
मुसीबत। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑरोरा जंगल में खुश है। वह वहाँ की रानी थी। वह अलग अलग जादुई जीवों के साथ नाच रही थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। तभी उसे बताया गया कि एक जादुई जीव यहाँ से गायब हो गया है, वही जिसे उस आदमी ने चुरा लिया था। ये सुनकर राजकुमारी ऑरोरा चिंतित हो गई। उसी समय वे छोटी छोटी परियां वहाँ आ गईं। वे ऑरोरा को खुश करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने उसका मुकुट उठाया और भागने लगी ताकि ऑरोरा उनके पीछे दौड़े और खेल में शामिल हो जाए। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा नीचे गई, उसने किसे देखा? वही लड़का जो मालेफिसेंट पार्ट 1 के अंत में उसके पास आया था। प्रिंस फिलिप, जो पहले ऑरोरा का सच्चा प्रेम नहीं था, वास्तव में एक राजकुमार था और कई वर्षों से उसे पसंद करता था। उसने आखिरकार ऑरोरा को प्रपोज किया, जिसे सुनकर वह चौंक गई, लेकिन उसे भी फिलिप पसंद था। मालेफिसेंट का कौवा डायवल ये सब देख रहा था और उसने जाकर मालेफिसेंट को सारी बात बता दी। मालेफिसेंट तुरंत उड़कर ऑरोरा से बात करने आई, जबकि प्रिंस फिलिप अपने माता पिता को यह खुशखबरी देने अपने राज्य पहुंचा। वहां उसने राजा, रानी और दरबारियों से कहा कि उसने ऑरोरा को प्रपोज किया है और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन रानी के चेहरे पर उदासी आ गई। हालांकि उसने यह अपने बेटे को महसूस नहीं होने दी। अनिच्छा से उसने कहा कि वे राजकुमारी ऑरोरा और उसकी गॉड मदर मालेफिसेंट को डिनर पर बुलाएंगे। दूसरी ओर मालेफिसेंट ऑरोरा से बात कर रही थी और उसने गंभीरता से कहा, राजकुमारी, तुम्हें सगाई करने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। सच्चे प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। मालेफिसेंट ने कहा, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारा सच्चा प्रेम थी। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और तुम्हारे भले के लिए यह सब कह रही हूँ। लेकिन राजकुमारी ऑरोरा ने जवाब दिया, कृपया ऐसा मत सोचो। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया भी वैसी ही है। मालेफिसेंट ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब वह दिन आ गया था जब दोनों परिवारों को डिनर पर मिलना था। इसी बीच प्रिंस फिलिप की माँ अपने गुप्त कक्ष में जाती है, जो दरअसल एक लोहे की फैक्ट्री थी। वहाँ हमें एक चमकता हुआ फूल और वही जादुई जीव दिखता है जिसे पहले चोरी किया गया था। रानी एक आदमी से कहती है, जल्दी करो, अपना काम पूरा करो, समय कम है। फिर हमें एक कतई पहिया और वही सुई दिखाई देती है जिससे पहले ऑरोरा सोई थी। यह सब रहस्यमय था, लेकिन रानी की असली योजना अभी भी छिपी हुई थी। अब दृश्य बदलता है और मालेफिसेंट, उसका कौवा जो अब इंसान के रूप में था, और राजकुमारी ऑरोरा तीनों जंगल में डिनर के लिए राजमहल जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रिंसेस ऑरोरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मालेफिसेंट ने राज्य में कदम रखा, सभी लोग डर गए और छिपने लगे। कुछ लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए क्योंकि वे सोचते थे कि मालेफिसेंट एक बुरी जादूगरनी है। लेकिन मालेफिसेंट को यह सब देखकर मजा आ रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। अब वे महल के अंदर राजा और रानी के पास पहुंच चुके थे और डिनर शुरू हो गया। रानी बार बार कोशिश कर रही थी कि मालेफिसेंट को खुश करे या उसका समर्थन हासिल कर सके, लेकिन वह असफल रही। उसने मालेफिसेंट को उसके पुराने समय की याद दिलाई और कहा, यही वह औरत है जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। वह सही तरीके से बात नहीं कर रही थी, बल्कि ताने मार रही थी। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें याद है, तुमने इंसानों को भी मारा था? मालेफिसेंट ने भी जवाब दिया, तुम्हारे राज्य के लोग मेरे जंगल में आए और मेरा जीव चुरा लिया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। राजा ने रानी को चुप रहने को कहा, तुम क्या कह रही हो? दूसरी ओर राजकुमारी ऑरोरा ने मालेफिसेंट से अनुरोध किया कि वह शांत रहे, लेकिन रानी ने अपनी बात बंद नहीं की और अजीब तरह से कहने लगी, अगर मेरा बेटा और राजकुमारी ऑरोरा शादी करेंगे तो उनकी असली माँ कौन होगी? यह सुनकर मालेफिसेंट को गहरा धक्का लगा, क्योंकि वह खुद को राजकुमारी ऑरोरा की असली माँ मानती थी। गुस्से में उसने अपने पंख फैला लिए और हरी ऊर्जा निकाली, जिसकी ताकत से वहाँ मौजूद सभी लोग दूर गिर पड़े। रानी बिना किसी कारण डर गई और राजा के पीछे छिप गई, जबकि राजा जमीन पर गिर पड़ा। तभी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मालेफिसेंट ने राजा को श्राप दे दिया है। ऑरोरा ने भी इस पर विश्वास कर लिया और मालेफिसेंट से कहा, कृपया उनका श्राप हटा दो, तुम हमेशा सबको श्राप क्यों देती हो? मालेफिसेंट ने दुखी होकर कहा, राजकुमारी ऑरोरा, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया। लेकिन ऑरोरा ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि रानी ने उसे बड़ी चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया था। तभी सैनिक वहाँ आ गए और वे मालेफिसेंट पर हमला करने ही वाले थे। जाने से पहले मालेफिसेंट ने आखिरी बार ऑरोरा से कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लेकिन ऑरोरा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रानी और राजा के साथ बैठी रही। ये देखकर मालेफिसेंट दुखी हो गई और उड़कर वहाँ से चली गई। उसका कौवा भी उसके साथ था। दोनों ने महल की खिड़की तोड़ी और बाहर निकल गए। लेकिन वहाँ एक और लड़की थी जो राजा और रानी के साथ थी। उस लड़की ने मालेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला किया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और समुद्र में गिर गई। अब महल में राजा बेहोश पड़ा था और उसे तुरंत उसके कक्ष में ले जाया गया। पूरे महल में चिंता का माहौल था। तभी प्रिंस फिलिप ने अपनी माँ से कहा, आप राजा से सच्चा प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें माथे पर चूमे, शायद वह ठीक हो जाए। लेकिन रानी के चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे, क्योंकि वह राजा से सच्चा प्रेम नहीं करती थी और न ही इन कहानियों पर विश्वास करती थी। वह लालची और स्वार्थी थी। फिर भी उसने अपने बेटे की बात मानते हुए राजा को चूमा, लेकिन फिर भी राजा नहीं जागा।
ये देखकर ऑरोरा ने कहा, मैं मालेफिसेंट से बात करूंगी ताकि वह उनका श्राप हटा दे। जब वह जंगल में पहुंची तो वहाँ के प्राणियों ने कहा, हमने मालेफिसेंट को यहाँ नहीं देखा, वह अब तक वापस नहीं आई है। दूसरी ओर राजा और रानी के एक साथी समुद्र पर नजर रखे हुए थे, ये देखने के लिए कि मालेफिसेंट कब बाहर आएगी। तभी उसने देखा कि एक रहस्यमयी जीव समुद्र से निकला और मालेफिसेंट को अपने साथ ले गया। वह तुरंत भागकर रानी को यह खबर देने पहुंची। रानी ने तुरंत आदेश दिया, उसे रोक दो। दूसरी ओर ऑरोरा जंगल से लौटकर वापस महल आ गई, लेकिन एक जादुई प्राणी भी छिपते छिपाते उस राज्य में आ गया था जो राजकुमारी ऑरोरा के घोड़े के साथ आया था। वह प्राणी उसी जगह पहुंचा जहां पहले वाले जादुई प्राणी को कैद किया गया था। वहां मौजूद आदमी ने उसे भी कैद कर लिया। इस बीच राजकुमारी ऑरोरा ने रानी से कहा, मैंने मालेफिसेंट को कहीं नहीं देखा, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? रानी ने चालाकी से जवाब दिया, चिंता मत करो, वह बहुत शक्तिशाली है, वह कहीं सुरक्षित होगी। लेकिन असल में वह ऑरोरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रानी की साथी अब भी समुद्र पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही मालेफिसेंट दिखेगी उसे मारने का आदेश दिया गया था। फिर राज्य में घोषणा की गई कि 3 दिन बाद प्रिंस फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा का विवाह होगा। उन्होंने कहा, हम सब झगड़े खत्म करना चाहते हैं। इस शादी में सभी जंगल के प्राणियों को बुलाया जाता है। लेकिन ये असल में एक चाल थी। वे चाहते थे कि मालेफिसेंट को मारने के बाद जंगल के सभी प्राणियों को कैद कर लें ताकि कोई उनकी रक्षा न कर सके और फिर वे पूरे जंगल पर कब्जा कर सकें। दूसरी ओर मालेफिसेंट को होश आ जाता है। वह बुरी तरह घायल थी। उसे आसपास से कुछ रहस्यमयी प्राणियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे प्राणी आपस में कह रहे थे, हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके सिर पर सींग और पीठ पर पंख थे। वे जंगल में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान हो सकता है। इंसानों पर हमला करने से पहले मालेफिसेंट भी वहाँ आ चुकी थी। तभी उनमें से एक प्राणी उसकी तरफ बढ़ा और कहा, हमें अपनी शक्तियाँ दे दो, हमें बताओ कि हम इंसानों को कैसे हरा सकते हैं। लेकिन मालेफिसेंट ने उसे जोर से पीछे फेंक दिया। उन प्राणियों के नेता का नाम बोरा था। जब उसने देखा कि मालेफिसेंट इतनी शक्तिशाली है कि किसी को भी दूर फेंक सकती है तो वह खुश हो गया। उसे लगा कि मालेफिसेंट को अपने पक्ष में करना आसान होगा। फिर बोरा के एक साथी ने मालेफिसेंट को एक गुफा में ले जाया। उसने बताया कि यहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की परियां साथ रहती हैं, क्योंकि इंसानों ने उनका शिकार शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें छिपकर रहना पड़ रहा था। फिर वे एक रहस्यमयी संरचना स्ट्रक्चर के पास पहुँचे जो बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। तब बोरा के साथी ने मालेफिसेंट से कहा, तुम इसी परिवार से हो, तुम आखिरी शक्तिशाली और अच्छी परी हो। उसने आगे कहा, तुम हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो मालेफिसेंट। बहुत जल्द तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगी जहां तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाओगी। लेकिन वह आखिरी चरण अभी बाकी था और वह था राजकुमारी ऑरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने उसे पूरी जिंदगी प्यार किया है। किसी को दिल से माफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जो किसी को सच्चे दिल से माफ कर दे वही इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। मालेफिसेंट ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उससे प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ बोरा भी आ जाता है और घोषणा करता है, प्रिंस फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी होने वाली है। यह इंसानों पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन मालेफिसेंट चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर रानी अपनी बातों से ऑरोरा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। ऑरोरा यह सब महसूस कर रही थी। वह प्रिंस फिलिप के पास गई और कहा, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से सहन कर रही हूँ, वरना मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं। इसी दौरान रानी का एक आदमी जो चमकते फूल पर प्रयोग कर रहा था, उसने एक जहरीला पाउडर तैयार कर लिया। उसने कहा, इस पाउडर से परियां मर सकती हैं। मैंने इसे मालेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। यह देखकर रानी बहुत खुश हुई। उसके पास एक छोटी सी परी भी थी। जैसे ही उस आदमी ने उस परी पर जहरीला पाउडर फेंका, वह मर गई। रानी मुस्कुरा उठी। उस आदमी ने कहा, मैं और भी पाउडर बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें और चमकते फूल लाने होंगे। रानी ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल से वे फूल लेकर आएं। जैसे ही उसके सैनिक वहाँ फूल लेने पहुँचे, मालेफिसेंट को इसकी खबर मिल गई। वह भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने सारे फूल तोड़ लिए थे और मालेफिसेंट कुछ नहीं कर सकी। वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि हमेशा उसके साथ बुरा ही होता आया था। फिर उन सैनिकों ने मालेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला कर दिया, लेकिन तभी बोरा का एक साथी उसके सामने आ गया और उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मालेफिसेंट ने एक जादुई ढाल बना ली जिससे वे सुरक्षित रहे। इसके बाद बोरा गुस्से में आकर सैनिकों पर हमला करने लगा, लेकिन जब मालेफिसेंट बोरा के घायल साथी को गुफा में ले गई तो वह मर चुका था। अगली सुबह प्रिंस फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जंगल के सभी प्राणी शादी में शामिल होने के लिए महल की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मालेफिसेंट का कौआ, जो इंसान के रूप में था, अंदर जाने लगा, उसे रोक दिया गया। हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसके जंगल का चमकता हुआ फूल था। यह देखकर वह हैरान रह जाती है कि रानी ने यह फूल उसके लिए क्यों भेजा। वह रानी की खोज में निकल पड़ती है। फिर उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। उस फूल को अब भी वह अपने हाथ में लिए हुए थी। चलते चलते वह उस पुराने चरखे के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह अतीत की झलकियां देखने लगती है, कैसे श्राप दिया गया था और उसे कहां ले जाया गया था। वह देखती है कि 2 परियों को कैद कर रखा गया है। वे वही प्राणी थे जिन्हें उस आदमी ने कैद किया था। वह उन्हें छोड़ने ही वाली थी कि वह आदमी वहां आ जाता है और उसे रोक लेता
मिलता है। तभी रानी वहाँ आ जाती है। वह राजकुमारी ऑरोरा से कहती है, पहले मेरा राज्य उस जंगल के पास था, लेकिन उन जादुई प्राणियों और मालिफिसेंट के पूर्वजों ने मेरे राज्य को नुकसान पहुँचाया। मेरे पिता मारे गए। जब मेरा भाई इस समस्या को हल करने वहाँ गया, तब उन प्राणियों ने उसे भी मार दिया। जब मैं पूरी तरह अकेली रह गई तो मुझे इस राज्य के राजा से शादी करनी पड़ी। वह मेरा पति है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर रानी ने गुस्से से कहा, अब मैं उन सबसे बदला लूंगी। रानी सैनिकों को आदेश देती है कि वे राजकुमारी ऑरोरा को एक कमरे में कैद कर दें। वे ऐसा ही करते हैं। उन जादुई प्राणियों को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उस आदमी द्वारा तैयार किया गया जादुई पाउडर उन पर छिड़का जाता है, जिससे सभी प्राणी कमजोर पड़ जाते हैं। राजकुमारी ऑरोरा जिस कमरे में थी, वहीं उसकी शादी की पोशाक भी रखी थी। वह अपनी पोशाक को फाड़कर एक लंबी रस्सी बनाती है और महल से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इसी बीच मालेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, महल के अंदर पहुँच जाता है। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के पास बैठा था और उसे इस साजिश की कोई खबर नहीं थी। अब रानी महल की छत पर थी। वह जंगल की ओर बम फेंक रही थी। दूसरी ओर बोरा भी अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला करने आ रहा था। इसी दौरान ऑरोरा को एक मौका मिलता है और वह अपनी बनी हुई कपड़ों की रस्सी से लटक कर नीचे आ जाती है। वह राजा के कमरे में पहुंचती है, जहां प्रिंस फिलिप भी मौजूद था। वह उसे सब कुछ बता देती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया, और यह भी कि तुम्हारे पिता को मालेफिसेंट ने कोई श्राप नहीं दिया, ये श्राप तुम्हारी माँ ने दिया है। ये सुनकर प्रिंस फिलिप हैरान रह जाता है। दूसरी ओर बोरा और उसके साथी राज्य पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन राज्य के लोग लगातार उन पर आक्रमण कर रहे थे और कुछ को पकड़ भी लिया था। फिर राजकुमारी ऑरोरा को मालेफिसेंट का कौवा दिखता है, जो इंसानी रूप में था। वह कहती है कि अगर हमें प्राणियों को बचाना है तो चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वे दोनों मिलकर चर्च का दरवाजा खोलने लगते हैं और सभी कैद किए गए प्राणियों को बचाते हैं। छोटी परियों ने उन छेदों को फूलों से भर दिया, जहाँ से जहरीला पाउडर छिड़का जा रहा था। अब वह जहरीला धूल बाहर नहीं आ सकता था और किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। जब रानी की साथी उसे ठीक करने गई तो वह खुद गिरकर मर गई। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने के लिए जाता है, लेकिन रानी सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, फिलिप महल से कूद जाता है। राजकुमारी ऑरोरा और मालेफिसेंट का कौवा भी पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी मालेफिसेंट वहाँ आ जाती है। वह अपने कौवे को एक विशाल भालू में बदल देती है। वह भालू चर्च का दरवाजा खोलता है और सभी कैद किए गए प्राणियों को आजाद कर देता है। मालेफिसेंट अपनी जनता को बचाने के लिए लड़ाई शुरू कर देती है। फिर बोरा भी आकर रानी के सैनिकों से लड़ने लगता है। प्रिंस फिलिप वहाँ आता है और बोरा को रोकता है। वह कहता है कि ये हमारा जनरल है, इसे मत मारो। बोरा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। जब जनरल देखता है कि बोरा ने उसे नहीं मारा, तो उसे समझ आता है कि असली अत्याचारी कौन है, मतलब असली अत्याचारी रानी थी। दूसरी ओर मालेफिसेंट छत पर रानी के पास पहुँचती है। राजकुमारी ऑरोरा भी वहाँ आ जाती है और कहती है, कृपया रानी को मत मारो, वरना सबको लगेगा कि तुम ही निर्दयी हो। लेकिन मालेफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। रोती हुई ऑरोरा कहती है, कृपया माँ, ऐसा मत करो। माँ शब्द सुनते ही मालेफिसेंट का दिल पिघल जाता है। वह भावुक हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी रानी को हमला करने का मौका मिल जाता है। वह राजकुमारी ऑरोरा पर जहरीला पाउडर फेंक देती है, लेकिन मालेफिसेंट उसकी ढाल बन जाती है और उसे बचा लेती है। जैसे ही तीर मालेफिसेंट को लगता है, वह राख में बदल जाती है। राजकुमारी ऑरोरा जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर रानी खुश हो जाती है और घोषणा करती है कि अब मालेफिसेंट नहीं रही, अब मैं पूरे राज्य पर कब्जा कर लूंगी। लेकिन तभी ऑरोरा के आंसू मालेफिसेंट की राख पर गिरते हैं और वह फिर से जीवित हो जाती है। उसकी विशाल पंख फिर से बाहर आ जाती है। रानी गुस्से में आकर ऑरोरा को महल से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मालेफिसेंट उसे बचा लेती है। अब प्रिंस फिलिप भी सच जान चुका था, इसलिए वह भी मालेफिसेंट के पास आ जाता है। मालेफिसेंट राजकुमारी ऑरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह छोटा आदमी आता है जिसने उन प्राणियों को कैद किया था। वह न केवल उन्हें आजाद करता है, बल्कि वह सुई भी मालेफिसेंट को दे देता है, जिससे वह श्राप फैला था। अब सबको पता चल जाता है कि वास्तव में रानी ने ही वह श्राप फैलाया था। इसी दौरान राजा भी जाग जाता है। बोरा की सेना रानी को पकड़ लेती है और उसे फेंक देती है। मालेफिसेंट रानी को एक बकरी में बदल देती है और उस जगह को फूलों से सजा देती है। फिर वह बोरा से कहती है, तुम अच्छे प्राणी हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वह ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है और घोषणा करती है कि अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। फिर प्रिंस फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी होती है। राजा भी खुश होता है और सभी लोग और प्राणी तालियां बजाते हैं। दोनों राज्य अब एक हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर मालेफिसेंट कहती है, मैं फिर आऊंगी जब तुम्हारा एक प्यारा सा बच्चा होगा। इसके बाद मालेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है। यहीं पर यह कहानी यानी मालेफिसेंट पार्ट 2 खत्म होती है। धन्यवाद इस फिल्म को देखने के लिए।